टॉपिक है विधि एवं न्याय। धर्मांतरण कानून। केंद्र के स्तर पर कोई ऐसा कानून नहीं है जिससे धर्मांतरण को रेगुलेट किया जा सकेगा। चलिए पहले एक बार आपको मैं समझा देता हूँ, समझ लीजिए। धर्मांतरण को लेकर के कानून बनाया गया है विभिन्न राज्यों के द्वारा। उनमें से 9 राज्यों का नाम आता है, जिसमें कुछ राज्यों में तो धर्मांतरण कानून लागू है और कुछ राज्यों में कानून बन चुका है लेकिन वो लागू नहीं है। केंद्र के पास कोई ऐसा कानून नहीं है धर्मांतरण को लेकर के, ठीक है। और ये टॉपिक में इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक धर्म के रूपांतरण को लेकर के कानून पारित किया गया था। चलिए एक बार इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं क्या आगे बताया गया है। तो केंद्र के पास कोई ऐसा कानून नहीं है जिससे धर्मांतरण को रेगुलेट किया जा सकेगा, लेकिन पिछले कई सालों में अलग अलग राज्यों ने ज़बरदस्ती, फ्रॉड या लालच देकर किए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए हैं। धर्मांतरण कानून वाले राज्य हैं ओडिशा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ये 9 राज्यों का नाम आता है जिनके पास अपने द्वारा बनाया गया एक धर्मांतरण कानून है। विदित हो कि नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण से जुड़ा एक कानून पारित हुआ था। इस कानून को धर्मांतरण पर नियंत्रण लगाने और कुछ तरह के धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए लाया गया था। धर्म परिवर्तन विरोधी कानून किन राज्यों में लागू है, ये जान लीजिए। आज तक केवल 9 राज्यों में हैं जो धर्म परिवर्तन विरोधी कानून पारित करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन केवल मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां विरोधी रूपांतरण कानून लागू है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में ये जो धर्मांतरण कानून है वो लागू है। हाल ही में झारखंड ने एक धर्म परिवर्तन विरोधी बिल का प्रस्ताव दिया था जिसका उद्देश्य जबरन धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करना है। धर्म परिवर्तन पर कानून। भारत चूँकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लिहाजा न तो किसी धर्म को संरक्षित किया करता है और न धार्मिक तौर पर किसी की निजी जिंदगी विश्वास में ताक झांक करता है। धर्म मूल रूप से पसंद और विश्वास का मामला होता है। कानून कहता है कि हर किसी को अपनी पसंद के धर्म का चयन करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म का प्रचार और अभ्यास करने की आज़ादी देता है, लेकिन धर्म परिवर्तन समाज और राजनीति में सबसे गर्म मुद्दा में है। ऐसा कई कारण है जिसके लिए लोग अपने धर्म को परिवर्तित करते हैं। कानून कहता है कि कोई भी अपनी मर्जी से अपना धर्म बदल सकता है, ये उसकी निजी अधिकार है, ये कानून बोलता है। लेकिन कानून ये भी कहता है कि किसी को डरा धमका कर या लालच देकर धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं आप। देश में बहुत से लोग शादी के लिए धर्म बदलते हैं। कुछ लोग अपनी सुविधा या वैचारिकता के कारण भी धर्म बदल लेते हैं। बेशक कानून कहता है कि धन का लालच देकर धर्म नहीं बदलाया जा सकता है, लेकिन देश में बड़े पैमाने पर ऐसा किए जाने का आरोप लगता आ रहा है। इसलिए केंद्र के पास कोई विशेष कानून नहीं है। राज्य अपना कदम उठाते हैं, धर्म रूपांतरण को लेकर के कानून बनाते हैं, जिसमें पूरे 9 राज्यों का नाम आता है। 9 राज्यों में जैसे में आपका कुछ ही राज्यों में लागू है, जैसे में मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, गुजरात, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में ही धर्म विरोधी कानून लागू है, ठीक है। अगला टॉपिक अब देखिए। हरियाणा में स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। हरियाणा ने स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। हरियाणा का कहना था कि 2024 तक या फिर 2024 तक हरियाणा का टारगेट है कि बेरोजगारी मुक्त हरियाणा बनाना है। इसके लिए हरियाणा ये स्टेप उठाया है कि प्राइवेट सेक्टर में जिसका वेतन 30,000 से कम है, जिसका वेतन 30,000 से कम वाले जितने सारे कर्मचारी हैं उस पर हरियाणा सरकार आरक्षण देगी। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण पर नियुक्ति करेगी। 75% आरक्षण स्थानीय लोगों को मिलेगा। जो हाई सैलरी वाले हैं वो हरियाणा के बाहर वाले भी आ सकते हैं 100% पर, लेकिन 30,000 से कम के जितने सारे कर्मचारी हैं उसके लिए 75% आरक्षण देने की बात की है हरियाणा सरकार स्थानीय लोगों को। अब ये जो 75% आरक्षण की बात है,
ये सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, इसीलिए आपका ये मुद्दा में रहा है। फरवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण को रद्द कर दिया। विदित हो कि 6 नवंबर 2021 को हरियाणा सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके अनुसार 15 जनवरी 2022 से हरियाणा में 30,000 से कम वेतन वाली प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण का प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, 30,000 से कम वाले को 75% आरक्षण दिया जाएगा स्थानीय लोगों को। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक हरियाणा को बेरोजगार मुक्त और रोजगार युक्त बनाने के लिए प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान किया गया था। संकल्प था कि 2024 तक हरियाणा को बेरोजगार मुक्त बनाना है, इसके लिए ये कदम उठाया गया था 75% आरक्षण वाला, जो लागू होने के 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होता है। अगर ये लागू हो जाता तो कितने दिन के लिए प्रभावी होता? 10 वर्ष तक ये चलता ये कानून। विदित हो कि यदि यह कानून अधिसूचना लागू हो जाती तो प्राइवेट कंपनियां योग्यता अनुसार अपने मनपसंद कर्मचारी का चयन नहीं कर पाती, जिससे उनका कारोबार प्रभावित होता। ठीक है, ये भी एक कारण था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, इस कानून को रद्द कर दिया, हरियाणा की 75% स्थानीय आरक्षण वाले कानून को रद्द किया। अगला टॉपिक है बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2021। ये 2021 में एक विधेयक आया था, बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन विधेयक। इसमें लड़कियों की जो शादी की उम्र है 18 से 21 करने की बात की थी, ये बात ध्यान में रखिए। और चलिए समझते हैं पहले इसको। 21 दिसंबर 2021 को लोकसभा में बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2021 प्रस्तुत किया गया। इसमें महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में संशोधन का प्रस्ताव है। महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि करने की बात है। मूल अधिनियम में पुरुषों की विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, महिलाओं की आयु 18 वर्ष है अभी वर्तमान में, लेकिन संशोधन विधेयक में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रावधान है। इस विधेयक के माध्यम से कुछ अधिनियम में भी संशोधन करने का प्रावधान है। ये 18 से 21 होगा, एक संशोधन ये इस प्रकार से होगा। दूसरा संशोधन है कि भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872, पारसी विवाह विच्छेद अधिनियम 1936, मुस्लिम शबीय विधि या शरीयत अधिनियम 1937, इन सारे अधिनियम में भी संशोधन होगा। विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विदेशी विवाह अधिनियम 1969। याचिका दायर करने की समय अवधि में वृद्धि, निर्धारित आयु से कम उम्र के विवाह होने की स्थिति में विवाह को समाप्त करने के लिए याचिका दायर करने की समय अवधि को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया है। जैसे में यदि शादी 18 वर्ष तक हो जाती है तो 18 वर्ष से पहले होती है तो उम्र से पहले हुई है, निर्धारित उम्र एज से पहले हुई है, तो आप याचिका दायर कर सकते हैं 18 और अगले 5 साल तक। 18 5 कितना हो गया? 23 साल तक। ठीक है, तो ये पहले कितना वर्ष था याचिका दायर करने का समय अवधि? 2 वर्ष का, लेकिन उसको कर दिया बढ़ाकर 5 वर्ष। ये ध्यान में रखिए। यह याचिका दायर करने की अर्थात 23 वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व तक आप याचिका दायर कर सकते हैं। अधिनियम की प्रधानता, विधेयक के अनुसार यदि किसी कानून या प्रथा रूढ़ि जो कि विवाह से संबंधित पक्षों को नियंत्रित करती है का अधिनियम में अंतर विरोध होता हो तो उस स्थिति में अधिनियम ही लागू होगा। महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि से क्या क्या लाभ होंगे समझ लीजिए। बाल विवाह पर अंकुश और महिलाओं का अधिक सशक्तिकरण तथा लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध होगा। एक पॉइंट ये, महिलाओं व बच्चों के शारीरिक पोषण और मानसिक स्वास्थ्य का विकास होगा। विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर से कमी लाने का प्रयास किया जाएगा और ये प्रयास थोड़ा सफल होगा। संबंधित विवाद क्या है देख लीजिए। मातृ मृत्यु दर का मुख्य कारण एनीमिया है और शिशु मृत्यु दर का मुख्य कारण कुपोषण है। इसका विवाह की आयु से सीधा संबंध है। मातृ मृत्यु दर का मुख्य कारण क्या है? एनीमिया, खून की कमी महिलाओं में होती है, इसके कारण माताओं की मृत्यु होती है ज़्यादा। और शिशु मृत्यु दर का मुख्य कारण है कुपोषण, सही से पोषण नहीं मिल पाता है बच्चे को। इसका विवाह की आयु से सीधा संबंध है, ये बता रहा है। इसमें बच्चे को जिस तरह से परिभाषित किया गया है वह है बाल श्रम, पॉक्सो कानून, जुवेनाइल जस्टिस और RTI
कानून में दी गई बच्चे की परिभाषा का विरोधाभासी है। इससे पैतृक व मातृ संपत्ति से जुड़े अधिकारों आदि पर भी असर पड़ेगा। इससे स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रभावित हो सकता है। आगे देखिए, चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 21 दिसंबर 2021 को संसद ने चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है, जिसमें मतदाता सूची डेटा और मतदाता पहचान पत्र को आधार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। विदित हो कि यह बिल चुनाव सुधारों को लागू करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करता है। वर्ष 1950 का अधिनियम चुनावी सीटों के आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन, मतदाताओं के अर्हता व मतदाता सूची की तैयारी से संबंधित है। वर्ष 1951 का अधिनियम चुनाव प्रक्रिया तथा चुनावों से संबंधित अपराध व विवादों से संबंधित है। तो चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021, इसमें यह ध्यान रखिए कि मतदाता सूची को आधार से जोड़ेगा, मतदाता सूची को आधार से जोड़ेगा, इसलिए चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 लाई गई है। ठीक है, और ये संशोधन किसको किसको करता है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23 को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भी संशोधन करता है। आगे चलिए, आधार से मतदाता सूची को लिंक करना। बिल के अनुसार चुनाव पंजीकरण अधिकारी किसी व्यक्ति से अपनी पहचान साबित करने के लिए आधार नंबर उपलब्ध कराने के लिए कह सकता है। यदि मतदाता सूची में उनका नाम पहले से दर्ज है तो उसके प्रमाणीकरण के लिए आधार नंबर की जरूरत नहीं हो सकती। अगर कोई व्यक्ति उपयुक्त कारणों से जिन्हें निर्दिष्ट किया जाएगा अपना आधार नंबर नहीं देता है तो उसे मतदाता सूची में शामिल करने से इनकार किया जा सकता है या उनका नाम मतदाता सूची से हटाया नहीं जा सकता है। यदि आधार नंबर आप नहीं देते हैं तो आपका मतदाता सूची में आपको शामिल रखा जाएगा, ना कि आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, यही बोल रहा है, यह उनका नाम मतदाता सूची से हटाया नहीं जा सकता है। यह अनिवार्य नहीं है कि आपको आधार नंबर से लिंक करना ही होगा, लेकिन ये बिल इसलिए है कि आधार को मतदाता सूची से जोड़ देने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, मतदाता सूची में नामांकन के लिए पात्रता तिथि। यह बिल मतदाता सूची के नामांकन के लिए कैलेंडर वर्ष में 4 पात्रता तिथि का प्रावधान करता है। 1 जनवरी से 1 अप्रैल, 1 जुलाई से 1 अक्टूबर। इससे पूर्व केवल 1 जनवरी को नामांकन पत्र की पात्रता तिथि माना जाता था। नामांकन की पात्रता तिथि 1 जनवरी को ही मानी जाती थी। पहले 1 जनवरी तक आपको वोटर लिस्ट में, आपको मतदाता सूची में आपका नाम जुड़ा होना चाहिए, लेकिन अब है जो समय अवधि बढ़ाया गया है, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, ये 4 प्रकार का यहाँ पर पात्रता तिथि का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिए। मतदाता सूची को आधार से लिंक करेगा और मतदाता सूची को नामांकन की पात्रता तिथि बढ़ाई जाएगी। इसमें 4 डेट दिया गया, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, ये ध्यान में रखिए। चुनावी उद्देश्यों के लिए परिसर की मांग। वर्तमान में राज्य सरकार ऐसे परिसरों की मांग कर सकती है जहां मतदान केंद्र बनाना है या जहां चुनाव के बाद मत पेटी रखनी है। इस बिल में मतगणना, वोटिंग मशीन और चुनाव संबंधी सामग्री रखने और सुरक्षा बलों एवं मतदान कर्मियों के रहने के लिए परिसरों की मांग का प्रावधान है। चुनाव उद्देश्यों के लिए परिसर का भी मांग किया गया है। चलिए ठीक है, सैन्य कर्मियों के लिए जेंडर न्यूट्रल प्रावधान किया गया है। मतदाता सूची में अन्य के साथ साथ सर्विस क्वालिफिकेशन वाले लोगों, सशस्त्र बलों के सदस्य या भारत के बाहर तैनात कर्मचारी आदि और उनकी पत्नियों को पंजीकृत करने की अनुमति है। यह बिल दोनों अधिनियमों में पत्नी की जगह स्पाउस, जीवन साथी शब्द को रिप्लेस करता है। अब पत्नी की जगह क्या है इसमें लिखा रहेगा? स्पाउस। ठीक है, तो सैन्य कर्मियों के लिए जेंडर न्यूट्रल का प्रावधान है। चुनावी उद्देश्यों के लिए परिसर की मांग की गई है। मतदाता सूची में नामांकन के लिए पात्रता तिथि बढ़ाई गई है और मतदाता सूची को आधार से लिंक करने का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। अगला टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित 2021-22 की प्रमुख समितियाँ। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित 2021-22 में, जब ये पूरे टॉपिक को हम लोग कर लेंगे 1 घंटा लगभग, तो इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे जल्दी से, 5 से 10 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना।
तो पूरा करंट अफेयर्स को कंप्लीट कराते कराते कम से कम आपको 4 से 5 बार, आप केवल वीडियो देखते रहिएगा, आपको 4 से 5 बार रिवीजन करवा दिया जाएगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित 2021-22 की प्रमुख समितियाँ। इंदु मल्होत्रा समिति, 12 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब के फिरोजपुर रैली के दौरान सुरक्षा में भारी चूक के मामले की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। विदित हो कि इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में गठित यह कमेटी अभी कोई भी रिपोर्ट सुझाव नहीं दिए गया है। तो इंदु मल्होत्रा समिति किस लिए है? तो इंदु मल्होत्रा समिति जब पंजाब की यात्रा पर थे, पंजाब की फिरोजपुर रैली की यात्रा पर थे प्रधानमंत्री मोदी, तो सुरक्षा में चूक हुई थी। ठीक है, तो ये जो सुरक्षा में चूक क्यों हुई, कैसे हुई, इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई है, इंदु मल्होत्रा समिति। आप लोग देखे होंगे, बहुत ही चर्चा में रहा था ये। तो इंदु मल्होत्रा समिति किस लिए है? तो प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में चूक हुई थी फिरोजपुर रैली, पंजाब के फिरोजपुर रैली में, उसकी जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी है। ठीक है, अगला है इंदु मल्होत्रा समिति के कार्य क्या क्या हो सकते हैं। तो सुरक्षा चूक के कारणों का पता लगाएगा, कौन व्यक्ति किस हद तक जिम्मेदार है इसका भी पता लगाएगा, सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति की सुरक्षा में सुधार के लिए उपाय किए जाएंगे, संवैधानिक पदाधिकारियों की सुरक्षा के लिए अन्य उपाय किए जाएंगे। कृषि कानून पर समिति, देखिए टॉपिक है कृषि कानून पर समिति। सर्वोच्च न्यायालय ने 12 जनवरी 2021 को कृषि कानून पर स्थगन आदेश जारी करते हुए सरकार व किसानों के बीच समझौते के लिए 4 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया था। इस समिति में BKU के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान, शेतकारी संगठन महाराष्ट्र के अध्यक्ष अनिल घनावत। इस समिति में कौन कौन शामिल है देख लीजिए। BKU के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान है, शेतकारी संगठन महाराष्ट्र के अध्यक्ष अनिल घनावत है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान दक्षिण एशिया के निदेशक प्रमोद कुमार जोशी और कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी शामिल थे कृषि कानून समिति में। बाद में भूपेंद्र सिंह मान ने इस पैनल से इस्तीफा दे दिया था। किसने इस्तीफा दिया था? भूपेंद्र सिंह मान ने। समिति को अपनी पहली बैठक के 2 महीने के अंदर शीर्ष अदालत को सुझाव सहित रिपोर्ट सौंपना था। इस समिति ने 19 मार्च को अपनी रिपोर्ट न्यायालय में पेश की, जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो कृषि कानून पर एक समिति बनी, जो कृषि 3 बिल आए, 3 बिल चले गए और ये इसके जांच के लिए एक समिति बनी थी और ये अभी तक 19 मार्च तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। ठीक है, लेकिन बाद में रिपोर्ट आया है और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो 3 बिल था ये देश के लिए, किसानों के लिए सही था। आगे चलिए, पेगासस जासूसी पर समिति। पेगासस जासूसी पर समिति। सर्वोच्च न्यायालय ने पेगासस जासूसी प्रकरण पर 27 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश RV रविंद्रन की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय विशेषज्ञ जांच समिति का गठन किया गया। इसके अन्य सदस्य आलोक जोशी और संदीप ओबराय हैं। विशेषज्ञ सहयोग के लिए इस समिति में राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर के डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, अमृता विश्व विद्यापीठम केरल के प्रोफेसर डॉक्टर प्रभारन P और IIT बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग के एसोसिएट डॉक्टर अश्विन कुमार गुमस्ते का नाम शामिल है। तो पेगासस जासूसी पर एक समिति बनी थी। पेगासस जो है इजरायली सॉफ्टवेयर, तो पेगासस जासूसी पर समिति है और ये पेगासस कहाँ की सॉफ्टवेयर है? तो इजराइल की सॉफ्टवेयर पेगासस है, ये थोड़ा ध्यान में रखिए। और इसमें कौन कौन लोग शामिल है इसका नाम दिया गया। कोई विशेष यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल याद रखिए पेगासस कहाँ का है, पेगासस सॉफ्टवेयर कहाँ का है, तो ये इजराइल का है। यह समिति केंद्र सरकार पर इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस से नागरिकों की जासूसी करने के आरोप की जाँच करेगी। एक लाइन पढ़ने से क्या होता है, कन्फर्मेशन हो जाता है कि मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, आपको भी ये विश्वास होगा कि एक लाइन को हम लोगों ने देख लिया है। सर्वोच्च न्यायालय, वैसे तो अगर पॉइंट निकाल करके अगर पढ़ेंगे तो जल्दी में भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो पढ़ा जैसा नहीं आपको फील होगा। ठीक है, इसलिए एक लाइन अच्छे तरीके से समझकर पढ़ते चलिए।
जहाँ इम्पोर्टेंट किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा ये मैं हाईलाइट करते जाता हूँ। देखिए आगे, यह समिति केंद्र सरकार पर इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस से नागरिकों की जासूसी करने के आरोप में जांच करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने समिति को 7 बिंदुओं के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। हालांकि समिति द्वारा रिपोर्ट पेश करने के समय अवधि निर्धारित नहीं है। मौलिक अधिकारों को लागू करने से संबंधित मामलों में निर्णय तथ्यों पर आधारित होते हैं और इनको निर्धारित करने का कार्य प्रायः समितियों को सौंपा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा जांच समिति नियुक्त करने की मांग को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन के आधार पर खारिज कर दिया था। ठीक है, अगला है लखीमपुर हिंसा पर जांच समिति। लखीमपुर में हिंसा हुई थी जहां किसान जो विरोध कर रहे थे और उधर से 4 व्हीलर आया, किसानों को रौंदता चला गया। जिस लखीमपुर हिंसा में 12 से 15 लोगों की जान गई थी, उसमें पत्रकार भी शामिल था। ठीक है, तो ये बहुत ही चर्चा में रहा था लखीमपुर हिंसा जांच समिति। इसके लिए एक समिति बनाई उसी के नाम पर, लखीमपुर हिंसा जांच समिति। चलिए समझते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच की निगरानी के लिए हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। इसकी जांच के लिए किसको नियुक्त किया गया है? राकेश कुमार जैन को। इसकी अध्यक्षता में जांच होगी। जस्टिस जैन आयोग की जांच की निष्पक्षता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा। जस्टिस जैन के तहत विशेष जांच टीम SIT जांच करेगी और चार्जशीट दायर करने के बाद मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंसा की जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठित किया था। और ये दूसरा है लखीमपुर हिंसा के लिए, ये दूसरा समिति है। इसके पहले भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक समिति गठित किया गया था, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। लेकिन हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश राकेश कुमार जैन को भी इसके लिए नियुक्त किया है, मामले की जाँच करेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे लास्ट होता है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। विधि एवं न्याय टॉपिक था, विधि एवं न्याय। धर्मांतरण कानून था, धर्म को परिवर्तन कराया जाता है और केंद्र के पास इसके लिए कोई विशेष कानून नहीं है, इसलिए राज्य अपना कदम उठाते हैं। 9 राज्यों ने कदम उठाया, धर्मांतरण कानून बनाया। लेकिन 9 राज्यों में धर्मांतरण कानून लागू नहीं है। कुछ राज्यों में धर्मांतरण कानून लागू है, उसका नाम याद रखिए। उसमें है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, धर्म परिवर्तन पर कानून हमारे जो देश का कानून है वो क्या कहता है कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से अपना धर्म बदल सकता है, ये उसका निजी अधिकार है। ठीक है, किसी को डरा धमका करके उसका या फिर लालच दे करके उसे धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन देश में बहुत सारे वैसे लोग हैं जो शादी को लेकर के धर्म परिवर्तन करते हैं। ठीक है, कुछ लोग अपनी सुविधा या वैचारिकता के प्रभाव से धर्म बदलते हैं। लेकिन हमारे देश में कई राज्यों में ऐसा हलचल हमेशा दिखाई पड़ा है कि जबरन या लालच देकर के, लोभ देकर के, झांसा देकर के धर्म को बदलने का खबर प्राय सुनने में आता है। और इसको लेकर के यूपी, झारखंड, इस प्रकार से 9 राज्यों ने धर्मांतरण कानून लागू किया है। अगला टॉपिक है हरियाणा में स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण देने की बात की है। 75% मिलेगा आरक्षण हरियाणा के स्थानीय लोगों को, वो भी प्राइवेट सेक्टर में, जिसका वेतन 30,000 रुपये से कम है। 30,000 से ऊपर पर 100%, यानी कि जिसको भी कंपनी रखना चाहती है वो रखेगी। लेकिन 75% आरक्षण मिलेगा स्थानीय लोगों को हरियाणा में, यदि कोई भी प्राइवेट कंपनी है तो। ठीक है, अब ये जो बिल था, ये भी जो कानून था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ये ध्यान में रखिए, इसको क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। और ये यदि कानून लागू हो जाता तो 10 वर्षों के लिए लागू रहता। अगला है बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2021 आया था। इसमें लड़कियों का जो उम्र है 18 वर्ष से 21 वर्ष करने की बात की थी। ठीक है, 18 से 21 करने की बात की थी। और इसके साथ साथ कुछ और अधिनियम में भी संशोधन होता है इसमें,
जैसे में भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872, पारसी विवाह विच्छेद अधिनियम 1936, मुस्लिम शरीयत अधिनियम 1937, इन सारे अधिनियम में भी संशोधन करने की बात की गई है। विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विदेशी विवाह अधिनियम 1969। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया गया कि याचिका दायर करने की समय अवधि में बढ़ाया गया है, वृद्धि किया गया। पहले 2 वर्ष था, 5 वर्ष। 2 वर्ष और 5 वर्ष कहने का मतलब, समय अवधि वृद्धि करने का मतलब यह हुआ कि यदि बाल विवाह होता है तो अगला 2 वर्ष तक आप याचिका दायर कर सकते थे न्यायालय में, लेकिन अब उस 2 वर्ष को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। जैसे में बाल विवाह हो जाता है 17 या फिर 18 वर्ष के अंदर, तो आप 18 + 5 23 वर्ष तक आप याचिका दायर कर सकते हैं। ये है, तो याचिका दायर करने की समय अवधि में वृद्धि की गई है, वृद्धि करने की बात किया गया है। ठीक है, अब देखिए कुछ बात ये भी ध्यान में रखिए, महिलाओं के यदि विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि कर दिया जाएगा तो इसका क्या क्या लाभ है। तो बाल विवाह पर अंकुश लगेगा, महिलाओं अधिक सशक्त हो जाएगी, लिंग के आधार पर भेदभाव का थोड़ा निषेध होगा, महिलाओं व बच्चों की शारीरिक पोषण और मानसिक क्षमता में वृद्धि होगी, विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर बढ़ने से शिशु मृत्यु दर भी कम जाएगा और मातृ मृत्यु दर में भी कमी आएगी। तो इन सारे पॉइंट को आप दिमाग में रखिए, मेंस वगैरह लिखने में काम आ सकता है। अगला है चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 लाई गई है, जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भी संशोधन करने का बात किया गया है। और इसमें संशोधन के माध्यम से क्या किया जाएगा, तो आपका जो मतदाता सूची है वो आधार से लिंक करने की बात की गई है, मतदाता सूची को आधार से लिंक करना। ठीक है, एक ये पॉइंट था। दूसरा था ये कि मतदाता सूची में नामांकन के लिए पात्रता तिथि को बढ़ा देना। पहले 1 जनवरी तक पात्रता तिथि थी, ठीक है ना। जो वोटिंग लिस्ट है उसमें आपका नाम 1 जनवरी तक ही जुड़ने का था, लेकिन अब इसके लिए 4 डेट तय किया गया है, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर का 4 तारीख दिया गया है, 4 डेट। अगला है चुनाव उद्देश्यों के परिसर की मांग किया गया है, सैन्य कर्मियों के लिए जेंडर न्यूट्रल का प्रावधान किया गया है। अगला टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित 2021-22 की प्रमुख समिति है, जिसमें इंदु मल्होत्रा समिति है। और इंदु मल्होत्रा समिति क्यों लाई गई, क्योंकि पंजाब के फिरोजपुर के रैली में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में एक भारी चूक हुई थी। इसकी जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी है, जिसकी अध्यक्षता इंदु मल्होत्रा कर रहे हैं। ठीक है, अगला है कृषि कानून पर समिति है, ये कोई विशेष इम्पोर्टेंट नहीं है। पेगासस जासूसी पर समिति, पेगासस जो है इजरायली सॉफ्टवेयर है और इस पर एक समिति बनी है। अगला है लखीमपुर हिंसा की जांच समिति, लखीमपुर हिंसा की जांच समिति, जिसकी अध्यक्षता राकेश कुमार जैन करेंगे। लखीमपुर हिंसा जान रहे हैं कि किसान लोग इसमें विरोध कर रहे थे, उधर से 4 व्हीलर आया और उनको रौंदते हुए चला गया। ठीक है, इसमें 12 से 15 लोग की मृत्यु हुई थी, जिसमें पत्रकार भी शामिल थे। तो इसकी जांच के लिए लखीमपुर हिंसा जांच समिति गठन किया गया है, और इसके लिए किसे नियुक्त किया गया, राकेश कुमार जैन। राकेश कुमार जैन कौन है, तो हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश है राकेश कुमार जैन। ये था। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, योजना परियोजना अभियान और पहल। योजना परियोजना अभियान और पहल टॉपिक है बैगन क्रांति। बैगन क्रांति केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के रामबान जिले में डोडा और रियासी जिले की तर्ज पर बैगन क्रांति शुरू करने की योजना बना रही है। बैगन क्रांति शुरू करेगा कौन, केंद्र सरकार। किसका तर्ज पर, जम्मू कश्मीर के रामबान जिले और डोडा और रियासी जिलों की तर्ज पर बैगन क्रांति शुरू करने की योजना बना रही है। जहां 2021 में 500 से अधिक युवाओं ने मक्के की खेती से लेवेंडर की ओर स्थानांतरण के बाद अपनी वृद्धि की, जिसे बैगन क्रांति के नाम से जाना जाता है। और वहाँ जम्मू कश्मीर के युवाओं जो थे वो मक्के की खेती के लिए लेवेंडर विधि का प्रयोग किया। ठीक है, और इसके बाद से क्या हुआ कि उसके उत्पादन में वृद्धि देखी गई। तो इसी के तर्ज पर जम्मू कश्मीर के तर्ज पर ही केंद्र सरकार भी बैगन क्रांति शुरू करने की योजना बना रही है। बस इतना ध्यान रखिए, बैगन क्रांति। विदित हो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से CSIR IIM के अरोमा मिशन
के तहत लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देकर बैगन क्रांति की योजना बनाई गई है। लेवेंडर तकनीक किस प्रकार से होता है, इसको आप वर्चुअल तरीके से गूगल पर या फिर यूट्यूब पर आप देख लीजिए, अच्छे तरीके से वीडियोज़ मिल जाएंगे बहुत सारे। लेवेंडर तकनीक क्या होता है और इसी विधि का प्रयोग करने की बात की जा रही है। ठीक है, इस मिशन के तहत वर्ष 2021 में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पहली बार किसानों को मुफ्त में लेवेंडर पौधे दिए गए थे। उल्लेखनीय है कि इस पहल को सफल बनाने के लिए मुख्य रूप से 2 निकाय जिम्मेदार हैं: भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान जम्मू और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। अगला टॉपिक है किसान ड्रोन। ड्रोन का प्रयोग करा है कृषि क्षेत्र में। ठीक है, इस जो भी पूर्वोत्तर एक मिनट पहले समझ लेते हैं इसको। 18 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को अपने खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव में मदद करने के लिए भारत के विभिन्न शहरों और कस्बों में 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। कितना किसान ड्रोन? 100 किसान ड्रोन है। ये डाटा पूछ भी सकता है। ठीक है, विदित हो कि 21वीं सदी की आधुनिक कृषि सुविधाओं के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और असीमित संभावनाओं के द्वार भी खोलेगा। विदित हो कि 2022-23 के बजट में कृषि और कृषि क्षेत्र के लिए बड़े प्रोत्साहन की घोषणा की गई थी। इसके एक भाग के रूप में केंद्र वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान पूरे भारत में किसानों को डिजिटल और उच्च तकनीकी सेवाएं और रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती करने के लिए किसान ड्रोन सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, किसान ड्रोन किस के लिए मदद करेगा? तो कीटनाशकों के छिड़काव के लिए मदद करेगा किसानों को, और इसके लिए 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है स्त्री मनोरक्षा परियोजना। हाल ही में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने निमहांस बेंगलुरु के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। देखिए, इसका नाम नहीं पता लगा, मनोरक्षा यानी कि मन को रक्षा करना, मन को सही करना, मन को सशक्त करना। ठीक है, तो स्त्री मनोरक्षा परियोजना स्त्रियों के लिए। विदित हो कि इसका उद्देश्य पूरे भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना है किसकी? तो महिलाओं के लिए। इसलिए क्या लाया गया? स्त्री मनोरक्षा परियोजना लाया गया। किसने लाया? तो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। किसके सहयोग से? तो निमहांस बेंगलुरु के सहयोग से। निमहांस क्या है? तो एक अस्पताल है। ठीक है, इस परियोजना के द्वारा घर, समुदाय और कार्यस्थल पर हिंसा का शिकार हुई महिलाओं को उनकी उम्र, वर्ग, जाति, शिक्षा की स्थिति, वैवाहिक स्थिति, जाति या संस्कृति की परवाह किए बिना सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही यह परियोजना OAC वन स्टॉप सेंटर के पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो याद रखिए, स्त्री मनोरक्षा परियोजना किस लिए? तो महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निमहांस बेंगलुरु के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की है। अगला है तरक्कियात योजना। हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 2022 से नवंबर 2023 तक पूरे भारत में कौमी वक्फ बोर्ड की संपत्ति को जियो टैग करने के लिए विलंबित परियोजना की समय सीमा को पुनः संशोधित किया है, जिसे वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था। विदित हो कि इस परियोजना की शुरुआत 2017 में कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियात योजना 2017 में ही हुआ था। कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियात योजना के तहत की गई थी और केंद्रीय वक्फ बोर्ड नई दिल्ली इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। उल्लेखनीय है कि अनुमान के मुताबिक भारत में 6 लाख से ज़्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। इसमें से लगभग 2 लाख से ज़्यादा संपत्तियों को पिछले 5 साल में जियो टैग किया गया। तो यहाँ पे पहले समझ लीजिए तरक्कियात योजना किस लिए लाई गई है। जो कौमी वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियाँ हैं, टोटल कितनी संपत्ति बताई जा रही है? तो इसमें 6 लाख से ज़्यादा वक्फ संपत्तियाँ हैं। 6 लाख स्थानों पर वक्फ संपत्तियाँ हैं, ज़मीन है और जो भी कार्यस्थल थे। तो इसका जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियाँ थी, इस पर अवैध तरीके से कब्जा करके कार्य किया जा रहा था। ठीक है, तो इसके लिए सरकार ने जियो टैग
विधि अपनाई है। तो इस पे 2 लाख से ज़्यादा संपत्तियों को पिछले 5 सालों में जियो टैग किया गया है। और ये जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं, इसको हासिल करके फिर ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत इसका विकास किया जाएगा। और ये जो सारे संपत्तियां हैं, ये मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए, यानी कि अल्पसंख्यक लोगों के लिए ये प्रयोग में लाया जाएगा। उसके विकास में इस संपत्तियों का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए सरकार लाई है 2022 से नवंबर 2023 तक पूरे भारत में कौमी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को जियो टैग करने एवं विलंबित परियोजनाओं की समय सीमा में पुनः संशोधित किया गया है। और ये जो कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियात योजना 2017 में शुरू की गई थी, लेकिन ये टारगेट दिया गया कि 2023 तक जितनी सारी संपत्तियां हैं इसे जियो टैग कर दिया जाएगा। और कुल मिलाकर 6 लाख से अधिक संपत्ति बताई जा रही है, 6 लाख स्थान पर संपत्तियां। ठीक है, तो आप अब समझ गए होंगे। तो अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 2022 से नवंबर 2023 तक पूरे भारत में कौमी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को जियो टैग करने की बात की है। राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 26 फरवरी 2022 को वर्ष 2022 के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत 15 करोड़ से अधिक बच्चों को कवर किया जाएगा। तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है और जिसके अंतर्गत 15 करोड़ से अधिक बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। विदित हो कि वर्ष 2012 में भारत को पोलियो स्थानिक देशों की सूची से हटा दिया गया था और वर्ष 2013 में पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को पुनः पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 2012 में भारत को पोलियो स्थानिक देशों की सूची से हटा दिया गया था कि भारत में पोलियो मुक्त हो चुका है स्थानिक तौर पर, और 2013 में पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1994-95 में ओरल पोलियो वैक्सीन के तहत 100% कवरेज प्रदान करने के लिए भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था। 2 बूंद दवा जो पोलियो वाला था, ये जो कार्यक्रम है कब शुरू किया गया था? 1994-95 में। ठीक है, तो फिर से ध्यान में रखिए, राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 और इसके लिए फिर से शुरू किया गया है अभियान राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान, और इसमें 15 करोड़ से अधिक बच्चों को कवर करने की बात की है। ठीक है, ताकि फिर से पोलियो समूल रूप से नष्ट रहे। ठीक है, भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया, ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा दिया जा सके, भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया गया। किसने शुरू किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। इस पहल का उद्देश्य भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है। भाषा संगम क्या है? एक मोबाइल ऐप है, इसको बढ़ावा देना है, जिसे माई गवर्नमेंट इंडिया और शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। भाषा संगम को किसने विकसित किया? माई गवर्नमेंट इंडिया और शिक्षा मंत्रालय द्वारा। इस ऐप का उपयोग संविधान में अनुसूचित 22 भारतीय भाषाओं में किया जा सकता है। भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान, और ये अभियान भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देने के लिए, और भाषा संगम को किसने बनाया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। और भाषा संगम जो है इसमें 22 भाषाओं में उपलब्ध है। यह सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए भाषा प्रमाण पर सेल्फी अभियान शुरू किया गया है। इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत भावना की बढ़ावा देने की बात की है। राष्ट्रीय साधन व मेरिट छात्रवृत्ति योजना। राष्ट्रीय साधन व मेरिट छात्रवृत्ति योजना
हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय साधन व मेरिट छात्रवृत्ति योजना की निरंतरता को पुनः अनुमोदित किया गया है। विदित हो कि इस योजना को वित्त वर्ष 2025-26 तक पात्रता मानदंड में न्यूनतम परिवर्तन के साथ 1.5 लाख से 3.5 लाख रुपये प्रति वर्ष की आय सीमा बढ़ाने का अनुमोदन किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है, ताकि उनकी शिक्षा बीच में न छूटे और वे अपनी शिक्षा जारी रखें। इस योजना को केंद्रीय सरकार द्वारा 2008-09 में शुरू किया गया था। योजना का नाम क्या है? राष्ट्रीय साधन व मेरिट छात्रवृत्ति योजना। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से जो भी कमज़ोर और मेधावी छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति प्रदान करना है, ताकि उनकी शिक्षा निरंतर चलती रहे। अगला टॉपिक है भारतीय श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना दिसंबर 2021 में दिसंबर 2021 में जारी श्रम और रोज़गार मंत्रालय के डेटा के अनुसार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत 46 लाख असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया गया। कितने लाख असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया गया? 46 लाख। किसके तहत? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत रजिस्ट्रेशन किया गया 46 लाख असंगठित श्रमिक। विदित हो कि इस योजना को भारत सरकार द्वारा फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2019 में। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और भारतीय जीवन बीमा निगम तथा सामुदायिक सेवा केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। ये केंद्र क्षेत्र की योजना है और ये LIC भारतीय जीवन बीमा निगम और समुदाय सेवा केंद्र के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। जीवन बीमा निगम LIC पेंशन फंड मैनेजर, जीवन बीमा जो निगम है LIC पेंशन फंड मैनेजर होगी और पेंशन भुगतान के लिए उत्तरदायी होगी। PMSYM के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम 3,000 रुपये की निश्चित पेंशन मिलेगी। पात्रता कौन कौन इसमें हो सकते हैं? तो एक असंगठित श्रमिक होना चाहिए, मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होना चाहिए, प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन, बचत बैंक खाता, आधार नंबर होना चाहिए। ये पात्रता है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप भी करवा लीजिएगा। ठीक है। असंगठित श्रमिक, असंगठित श्रमिक में प्रमुख रूप से रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर्स, मिड डे मील श्रमिक, हेड लोडर, ईंट भट्ठा श्रमिक, मोची कचरा उठाने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, घर से काम करने वाले श्रमिक, स्वकर्मचारी श्रमिक, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, ऑडियो वीडियो श्रमिक या इसी तरह के अन्य व्यवसायों में कार्यरत लोगों को शामिल किया जाता है। तो यदि इन सब में से ये सब कार्य आप भी करते हो और 15,000 रुपये से इनकम कम हो, असंगठित मजदूर हो, 18 से 40 वर्ष के बीच में हो, मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, बचत बैंक खाता होना चाहिए, आधार नंबर लिंक होना चाहिए, तो यहाँ भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, और यदि इसमें क्या होता है कि 60 वर्ष जैसे ही आपका एज होगा उसके बाद से 3,000 रुपये आपको
पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। 60 वर्ष के बाद आपको 3000 रुपये पेंशन मिलेगा, ये बात आप ध्यान में रखिए। श्रम योगी मानधन योजना में अगला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। 24 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए मुफ्त राशन वितरण को 30 नवंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया है। जो मुफ्त में राशन 31 मार्च 2022 तक मिलेगा, अब डेट टाइम पास हो चुका है। ये कोरोना के कारण ये काम किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लाई गई थी 24 नवंबर 2021 को, और पहले ही लाई गई थी, लेकिन 24 नवंबर 2021 को बढ़ा दिया गया था डेट 31 मार्च 2022 तक। इस योजना का पहला चरण अप्रैल 2020 से जून 2020 तक, एक साल उधर। दूसरा चरण 2021 नवंबर से 2020 के बीच। तीसरा चरण 2021 से, आप समझ आइए कि क्या क्या चरण रह चुका है, दिमाग में बैठा लीजिए कि 31 मार्च 2022 तक फ्री में मुफ्त राशन मिल रहा था। ठीक है, इसको आगे पास कीजिए। जहाँ 20 है वहाँ 21 है, 21 है वहाँ 20 लिख दिया, जैसे तैसे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो PMGKAY योजना का 5वां चरण दिसंबर 2021 से शुरू होगा और मार्च 2022 में समाप्त होगा। इस चरण में इतना लाख करोड़ रुपये की अनुमानित अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी होगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश की लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा आबादी को फ्री राशन अब मार्च 2022 तक मिलता रहेगा। कितना करोड़ आबादी को? 80 करोड़ आबादी को फ्री में राशन दिया जा रहा था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्यों लाई गई, क्या है? कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2020 में मंजूरी प्रदान की गई थी। ठीक है, योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदान किए जाने वाले 5 किलोग्राम अनुदानित अनाज, गेहूं या चावल के अलावा 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार लाभार्थियों को मुफ्त में 1 किलो दाल भी प्रदान किया जाता है। तो कोरोना के काल में जो खाद्य संकट उत्पन्न हो रही थी गरीब लोगों को, उनके लिए कोई भूखा ना मरे, इस सिद्धांत पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लाई गई थी। ठीक है, अगला टॉपिक है संसदीय सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP-LEDS। तो समझ लीजिए MP-LEDS होता क्या है। MP-LED योजना 1993 में शुरू की गई थी। MP-LED कब शुरू की गई थी? 1993 में। यह सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाती है। यह योजना स्थानीय रूप से महसूस की गई आवश्यकता के आधार पर सतत सामुदायिक संपत्ति के निर्माण पर जोर देती है। प्रारंभिक चरणों में योजना ग्रामीण विकास और योजना मंत्रालय के नियंत्रण में थी। हालांकि इसे अक्टूबर 1994 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। तो MP-LED समझिए, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। संसद अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं को समझेगा, महसूस करेगा और उस आधार पर उसको जो फंड्स मिलेंगे वहाँ वो खर्च करेगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ, यह योजना स्थानीय रूप से महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर सतत सामुदायिक संपत्ति के निर्माण पर जोर देती है, MP-LEDS। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1993 में। संसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए सिफारिश करती है और उनको फंड मिलता है। ये कुछ दिन के लिए बीच में बंद कर दी गई थी, लेकिन इसको फिर से शुरू किया गया, इसलिए आपको ये न्यूज़ में दिया है। देखिए लिखा हुआ, 10 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक सुधार का हवाला देते हुए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की MP-LEDS को पुनः बहाल कर दिया है। गौरतलब है कि कैबिनेट ने भारत में कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन के लिए 2020-21 और 21-22 के लिए सांसदों को मिलने वाले MP-LEDS फंड को 2 साल के लिए अस्थायी तौर पर अप्रैल 2020 से निलंबित कर दिया था।
बोला जो खर्च अभी जो एमपी लैट्स पर खर्च होगा, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सामुदायिक भवन वगैरह बनाया जाता है। इसमें सामुदायिक संसद द्वारा सामुदायिक संपत्ति का निर्माण किया जाता है। तो इस पर पैसा इन्वेस्ट करना कोरोना काल के समय में उचित नहीं था। तो कोरोना का विपरीत प्रभाव को देखते हुए, प्रतिकूल प्रभाव देखते हुए 2 साल के लिए इसको स्थगित कर दिया गया था अस्थायी तौर पर, लेकिन फिर से इसको बहाल कर दिया गया। थोड़ा ध्यान में रखिए। यह योजना वित्तीय वर्ष 21-22 के शेष भाग के लिए बहाल की गई और 2025-26 तक ये जारी रहेगा। ये ध्यान रखें, 2025-26 तक अब ये जारी रहेगा। 21-22 की शेष अवधि के लिए 2 करोड़ रुपये की प्रति सांसद की दर से एक किस्त में तथा वित्त वर्ष 22-23 से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रति सांसद को 5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की दर से 2.5 करोड़ रुपये प्रत्येक सांसद को 2 किस्तों में जारी की जाएगी। ठीक है। अगला टॉपिक है सामुदायिक रसोई योजना। सामुदायिक रसोई योजना समझने से पहले एक बार थोड़ा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। चलिए रिवीजन करते हैं पहले जितनी सारी योजना अभी तक हम लोग पढ़े हैं। योजना, परियोजना, अभियान और पहल, 5 से 7 मिनट में पूरा रिवीजन। बैगन क्रांति कहाँ का मॉडल है? तो जम्मू कश्मीर का मॉडल है। बैगन क्रांति का प्रयोग कौन करने जा रहा है? तो केंद्र सरकार करने जा रहा है। किस लिए करने जा रहा है? तो उत्पादन में, कृषि के उत्पादन में वृद्धि के लिए। ठीक है। किसान ड्रोन क्या है? तो कीटनाशकों के छिड़काव के लिए, किसानों को मदद करने के लिए, कीटनाशकों के छिड़काव में मदद करने के लिए 100 किसान ड्रोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को समर्पित किया है। ये ध्यान में रखना है। आगे चलिए। स्त्री मनोरक्षा परियोजना, मनोरक्षा यानी मन के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना। ठीक है, ये समझिए। किसके द्वारा? तो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके सहयोग से? निमहांस बेंगलुरु के सहयोग से। ठीक है। तरक्कियात योजना क्या है? तो कौमी वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसे जियो टैग करना है। ठीक है, उसे हासिल करके अल्पसंख्यक जो समाज है, जो मुस्लिम वर्ग है, उन्हीं के लिए इसका प्रयोग करना है। ठीक है। तो कौमी वक्फ बोर्ड, और जो भी कौमी वक्फ बोर्ड की जो भी शाहजहाँ संपत्तियाँ हैं, टोटल 6 लाख संपत्ति बताई जा रही है, 6 लाख जगह। ठीक है, 6 लाख पार्ट्स में संपत्तियाँ इसके हैं। तो उसको हासिल करना है सरकार के द्वारा, और फिर इसको अल्पसंख्यक लोगों के लिए हित में इसका प्रयोग करना है। यहाँ PPP मॉडल प्रयोग किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप मॉडल। ये ध्यान में रखें। राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022, इसमें पोलियो को टीकाकरण के लिए 15 करोड़ से अधिक बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। जहाँ तक पोलियो की बात है, ये 2012 में भारत को पोलियो स्थानिक देशों की सूची से हटा दिया गया था। 2013 में पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है। और पोलियो वैक्सीन, जो ओरल पोलियो वैक्सीन, जो मुंह में ड्रॉप्स डाला जाता था ना, वो 1994-95 में आया था। ये ध्यान में रखिए। भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान, इसमें भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया गया है। किसने शुरू किया? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। किस लिए? तो बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए। तो बहुभाषावाद को बढ़ावा देने से क्या होगा? तो सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए एक ऐप्स बनाया है। उस ऐप्स का नाम क्या है? भाषा संगम। ये मोबाइल ऐप है। किसने बनाया? माई गवर्नमेंट इंडिया और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये विकसित किया गया है, और ये 22 भाषा इसमें उपलब्ध होंगे। राष्ट्रीय साधन व मेरिट छात्रवृत्ति योजना, यानी कि इसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। जो मेधावी छात्र हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर और अच्छे मेधावी छात्र हैं, उनकी शिक्षा बाधित ना हो, इसलिए ये है राष्ट्रीय साधन व मेरिट छात्रवृत्ति योजना। अगला है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। इसमें 46 लाख असंगठित श्रमिक हैं, और इसके लिए मानधन पेंशन योजना शुरू की गई है। इसमें 60 वर्ष जब आपका एज होगा, उसके बाद से आपको 3000 रुपया पेंशन के रूप में, पेंशन के तौर पे आपको मिलता रहेगा मंथली।
और इसके लिए योग्यता क्या क्या होना चाहिए, तो योग्यता के बारे में बताया गया है। असंगठित श्रमिक होना चाहिए। असंगठित श्रमिक क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखिए बताया गया है, ईंट भट्ठा वाले श्रमिक, कचरा उठाने वाले श्रमिक, घरेलू कामगार, धोबी, घर के काम करने वाले, स्वकर्मचारी, कृषि श्रमिक, निर्माण, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा इत्यादि, जो चमड़ा श्रमिक, ऑडियो वीडियो श्रमिक इत्यादि, ये जो सारे श्रमिक हैं अस्थायी और असंगठित श्रमिक हैं, ये सब शामिल होंगे। और मासिक आय 15,000 रुपये से कम होना चाहिए। प्रवेश का जो आयु है, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा 18 से 40 वर्ष के बीच में ही होना चाहिए। आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, बचत बैंक खाता होना चाहिए, आधार नंबर लिंक होना चाहिए। ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अन्न योजना है, अन्न देना है गरीब को। कोविड का समय था, कोई भूखा न रहे, कोई भूखा न रहे, इस सिद्धांत पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई और इसमें 80 करोड़ आबादी को कवर किया गया। मार्च 2022 तक 80 करोड़ आबादी को फ्री में राशन दी गई। ठीक है। इसमें 5 किलोग्राम अनुदानित अनाज था, गेहूं और चावल, और 1 किलो एक्स्ट्रा दाल भी इसमें प्रदान किए जाते थे। अगला टॉपिक है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपीलैट्स, जिसको 2 साल के लिए रोक दिया गया था, क्योंकि इसमें संसद पैसा कहाँ खर्चा करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्चा करते हैं। स्थानीय ज़रूरत जो संसद क्षेत्र है, उस क्षेत्र की आवश्यकता को महसूस करते हुए संसद पैसा खर्च करते हैं। और कोरोना का जो प्रतिकूल प्रभाव था, इस बीच एमपीलैट्स को रोक दिया गया था और फिर से इसे बहाल किया गया, इसलिए ये न्यूज में था। ठीक है। और एमपीलैट्स की शुरुआत कब हुई थी? 1993 में। अगला टॉपिक है सामुदायिक रसोई योजना। तो वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार देखें। टेलीग्राम आप हमारे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ मैं यह PDF उपलब्ध करवा दिया हूँ। ठीक है। अब वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार देखें और एक आध 2 बार आप खुद से भी मैगज़ीन को पढ़ लें।